तो आज हमें सबसे पहले चेक करना है कि हम यूजर से एक स्ट्रिंग पूछेंगे और जो स्ट्रिंग यूजर ने दी है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो लॉजिक क्या होना चाहिए, पहले हमें लॉजिक समझना होगा। तो सबसे पहले तो हमें इनपुट कराना पड़ेगा एक स्ट्रिंग। माध्यम में एन में इनपुट करवा लिया। जैसे एग्जाम्पल हमने एन में इनपुट किया नैन। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एक स्पेशल कैरेक्टर /0। तो यहाँ पे भी एक स्पेशल कैरेक्टर क्या आ जाएगा, /0 है। यहाँ पे स्ट्रिंग क्या हो गई, एंड हो गई। इसे हम कैरेक्टर अरे भी कह सकते हैं या सिंपली स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, जो आप इसे कहना चाहें। अब दोस्तों हमने लास्ट टाइम एक फंक्शन सीखा था, कॉपी फंक्शन। तो हम सिस्टम से कहेंगे सिस्टम कॉपी कर लो, एम में कॉपी कर लो एन को। अब कॉपी करने के लिए टीचर ने क्या सिखाया, strcpy। तो टेक्निकली एम में भी वही डेटा आ जाएगा दोस्तों जो डेटा एन में है। तो यहां भी नयन आ जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि पैलिंड्रोम का मतलब है उल्टा सीधा एक समान। तो हमें किसी एक को रिवर्स करना होगा। ये हमने कॉपी किया है, अब इसे रिवर्स कर लेते हैं। तो हमें सिस्टम से कहना पड़ेगा सिस्टम अब रिवर्स करो। किसे रिवर्स करो, एम को। और स्टोर भी किस में करना है, एम में। तो आज हम पहली बार एक फंक्शन यूज करें जिसका नाम है strrev। तो जब भी हमें किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना तो फंक्शन क्या यूज होता है, strrev। भाई नयन की विशेषता कि नयन को उल्टा करने पर भी वापस क्या बनना है, भाई नयन को अगर हम रिवर्स करते तो भी क्या बनने वाला है, नयन। हालांकि नयन की जगह अगर नाम होता राम तो उसका उल्टा क्या बन जाता, मार। ठीक है, तो नयन का उल्टा भी नयन बनना है। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, आप चाहे तो कोई दूसरी स्ट्रिंग मान सकते हैं, जैसे राम मान सकते हैं। तो उस केस में नॉट पैलिंड्रोम आएगा। अब हालांकि हमने इफ कंडीशन का कोई सिंटेक्स नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ हमें पता है कि इफ कुछ होता है हमारी प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगाएंगे कि क्या एन और एम एग्जैक्टली सेम है या नहीं। इसके लिए हम लगाएंगे strcmp या फिर strcmpi। जैसे हम कहते स्ट्रिंग कंपेयर। देखिए लॉजिक में तो मैं इक्वल टू लगा सकता हूँ, लेकिन जब मैं सी प्रोग्रामिंग करेंगे तो सी में यहाँ पे क्या लगेगा, strcmp। तभी तो हम कौन सी हेडर फाइल पढ़ रहे हैं, string.h, क्योंकि ये सभी फंक्शन किस में डिफाइन किए गए हैं, string.h में। अच्छा एन और एम मैच कर गए, ये मैच कर गया, किससे मैच कर गया, रिवर्स डेटा से। तो हम कह सकते हैं कि हमारा डेटा कैसा था दोस्तों, हम कह सकते हैं कि हमारी स्ट्रिंग क्या है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। और मान लो कि नहीं मैच किया तो हम कह सकते हैं कि हमें जो स्ट्रिंग दी गई है वो पैलिंड्रोम नहीं है। तो सभी को समझ में आ गया कि जब हम इंटरव्यू की तैयारी करते तो पहले लॉजिक सोचना आना चाहिए। लॉजिक समझ में आ गया तो फिर प्रोग्रामिंग हम किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, चाहे वो जावा हो, चाहे सी हो, चाहे पाइथन हो। तो अब हम इसका प्रोग्राम सीखें कि कैसे से प्रोग्राम किया जाता है। हमें कम से कम ये तो आइडिया लग गया कि 2 हेडर फाइल चाहिए ही चाहिए।
एक हमें चाहिए स्ट्रिंग डॉट एच और एक हमें चाहिए stdio.h। अच्छा, जीसीसी में अगर आप काम कर रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, सी stdio, डॉट एच लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे हम जीसीसी में से क्या लिख सकते हैं, सी स्ट्रिंग। कारण क्या कि सी स्टेटेड में डॉट एच लगता था, लेकिन जितने भी हमारे जीसीसी की कंसेप्शन में सी प्रोसेस की हेडर फाइल्स पे डॉट एच नहीं लगता, सी की हेडर फाइल्स पे डॉट एच लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सी हेडर फाइल में भी डॉट ना लगे तो आगे बस क्या लगा दो, सी, जिससे कि हम डिफरेंशिएट कर पाए कि ये सी हेडर फाइल है या सी प्रोसेस में इंट्रोड्यूस हुई। अच्छा, मेन फंक्शन हमने पढ़ा था कि सी लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेरेशन कंपलसरी है, तो साइज में 10 दे देता हूँ। हालांकि आप बढ़ा के और भी बड़ी साइज दे सकते हैं। देखिए कमेंट कितने यूजफुल होते हैं, डिक्लेयरिंग टू स्ट्रिंग वेरिएबल्स। हालांकि मैं कमेंट्स नहीं करता तो भी काम चल जाता, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे टीचर ने क्या किया, 2 स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि लॉजिक में भी 2 स्ट्रिंग समझाए गए, एन और एम। ये प्रोग्राम अगर मैं पाइथन के फ्रेंड्स को पढ़ाता तो वेरिएबल डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज और डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। क्योंकि सी स्टैटिकली टाइप्ड है तो वी हैव टू मेंशन द टाइप। अब हम एक प्यारा सा मैसेज देंगे, क्या, एंटर अ स्ट्रिंग टू चेक फॉर पैलिंड्रोम। यानी हम यूजर से कह रहे हैं कि आप एक स्ट्रिंग दीजिए जिसको आप पैलिंड्रोम चेक करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पहली स्टेप में इनपुट करना है। अब टीचर ने भी सिखाया था दोस्तों कि स्ट्रिंग करने के लिए क्या यूज होता है, गेटस। और हमने सीखा था पिछली क्लास में, यानी 18 सितंबर को, टेकिंग अ स्ट्रिंग। तो जैसे कैरेक्टर लेने के लिए गेट सी शेयर होता है, वैसे स्ट्रिंग लेने के लिए क्या, गेट एस, गेट स्ट्रिंग। अच्छा, हम ऐसे स्ट्रिंग हमेशा मैं लॉजिक को फॉलो करता हूँ, तो लॉजिक में आपको लिखा है कॉपी करना है, हमें कॉपी करना है। तो एस टी या सी पी वाई किस में कॉपी करना है, एम में। किसको कॉपी करना है, एन को। कॉपी एन इनटू वेरिएबल एम। जिसपे कॉपी करना है पहले उसका नाम, फिर जिसको कॉपी करना है उसका नाम। अच्छा, फिर आगे हमें क्या कहा गया, रिवर्स करना है। कैसे रिवर्स करना है दोस्तों, एस टी आर आर ई वी एम, रिवर्सिंग एम। और वापस किस में स्टोर होगा, रिवर्स, उसी वेरिएबल में। अच्छा, अब हमें इफ करना है कंडीशन, इफ एस टी आर सी एम पी। अच्छा, यहाँ पे एक और फंक्शन हो सकता है दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसी बहाने हम सीख जाएंगे। हमारे डेनिसिस ने एक और फंक्शन बनाया है, एस टी आर आई सी एम पी। टेक्निकली बोथ आर सेम, स्ट्रिंग कंपेयर इग्नोर केस या स्ट्रिंग इग्नोर केस कंपेयर। तो आई मींस इग्नोर केस। और देखिए ये बेनिफिट लर्न बाय एग्जांपल का, कि हमारा एग्जांपल प्रोग्राम भी हो गया, साथ साथ स्ट्रिंग में जो फंक्शन है वो भी हम सीखते जा रहे हैं। अच्छा, कंप्यूटर कंपैरिजन करता कैसे है, कंप्यूटर क्या करता है, आस्क की डिफरेंस निकालता है। तो जैसे दोनों स्ट्रिंग ए है तो हम जानते हैं कि दोनों का आस्क की वैल्यू क्या है, 65। तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करो तो डिफरेंस क्या आएगा, 0। तो जब भी दो स्ट्रिंग्स इक्वल होंगी तो हमेशा डिफरेंस क्या आएगा, 0। अच्छा, अब मान लो कि एक स्ट्रिंग बी है, तो हम जानते हैं कि कैपिटल बी का आस्की कोड क्या होगा, 66, और ए का आस्की कोड क्या होगा, 65। अब हमारा सिस्टम डिफरेंस निकालेगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी ग्रेटर देन 0। तो अगर पहली स्ट्रिंग बड़ी है तो ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब उल्टा मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि पहली स्ट्रिंग ए है, तो हम जानते हैं कि ए का आस्की कोड क्या है, 65, और बी का आस्की कोड क्या है, 66। तो डिफरेंस क्या है, नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि पहली स्ट्रिंग छोटी और दूसरी स्ट्रिंग क्या है, बड़ी। लेकिन यहाँ पे हमें किसकी जरूरत है, यहाँ में जरूरत है एग्जैक्टली इक्वल की। तो एग्जैक्टली इक्वल के लिए हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, दोनों वैल्यू मैच होनी चाहिए। जैसे पहला स्ट्रिंग भी नया है माइनस दूसरा स्ट्रिंग भी नया है, तो डिफरेंस क्या आएगा, 0, क्योंकि n माइनस एन, ए माइनस ए, वाई माइनस वाई, ए माइनस ए और एन माइनस एन। तो कंक्लूजन निकला कि जो कंपैरिजन है वो आस्क की वैल्यूज के बेसिस पे होता है। और कितना अच्छा होता है, कितना हमने आस्क की कोड्स नहीं पढ़े होते। अगर हमने आस्क की कोड्स नहीं पढ़े होते तो हम कभी भी नहीं समझ पाते कि स्ट्रिंग कंपेयर कैसे काम करता है। तो दोस्तों, हमें कंपेयर करना है किससे, एन और एम को। अगर एग्जैक्टली 0 है मीन्स
डिफरेंस इज जीरो। भाई किन्हीं भी दोस्तों में आज की डिफरेंस तभी जीरो आता है जब दोनों क्या हो, आइडेंटिकल। जैसे 10 माइनस 10, 9 माइनस 9। तो उस केस में कहेंगे प्रिंट एफ खाली स्थान इज पैलिंड्रोम। अब इस खाली स्थान में क्या प्रिंट होना चाहिए, एन। लेकिन हम जानते हैं कि एन एक स्ट्रिंग है, जिसके लिए हमने काफी दिन पहले क्या पढ़ा था, परसेंट एस। तो जहां टीचर ने खाली स्थान लगाया है टेक्निकली वहां पे क्या ना चाहिए, परसेंट एस। काश मैंने दोस्तों को पाइथन सिखा रहा होता तो पाइथन में हम ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगा लेते हैं। सो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैव डिफरेंट अप्रोचेस। तो सी लैंग्वेज में व्हाट वी हैव टू रिमेंबर द कोड, कि कब परसेंट सी लगाना है, कब परसेंट एस लगाना है, एंड सो ऑन। एल्स हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग क्या है, नॉट पैलिंड्रोम। अब लॉजिक हो गया कंप्लीट, हमेशा की तरह रिटर्न जीरो, और ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब जल्दी से हम इसे चेक करना चाहेंगे कि वर्क करता है कि नहीं। तो इसे कंपाइल कर लेते हैं। कभी कभी मेरे फ्रेंड कहते हैं सर ये लॉग विंडो में दिख नहीं रही। तो दोस्तों यहाँ पे व्यू मेनू में एक ऑप्शन होता है लॉग विंडो, जिसका शॉर्टकट है F2 बटन, जिसमें शो होता है कि हमारे प्रोग्राम में एरर्स हैं या नहीं। तो कभी भी अगर आपकी लॉग विंडो बंद हो जाए तो सिंपली व्यू में जाके लॉग्स। ऐसे में कोडिंग को हमेशा सिस्टमेटिक स्टाइल में लिखता हूँ। हो सकता है कि आप लोग सिस्टमेटिक स्टाइल में ना लिखते हो और आप चाहते हैं कि सिस्टमेटिक हो जाए कोड, तो बस आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फॉर्मेट यूज अ स्टाइल। आपका प्रोग्राम सिस्टमेटिकली अरेंज हो जाएगा। जब हम प्रोग्राम को सिस्टमेटिकली इंडेंट करते हैं तो इट इज ऑलवेज इजियर टू मैच द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, की कौन किसका पेरेंट है कौन किसका चाइल्ड है। तो एरर ढूंढने में हमेशा आसानी होगी। इसे मैं कंपाइल कर लेता हूँ अपने दोस्तों के लिए। सब कुछ ओके, बस रन करते हैं। तो कंप्यूटर मुझे एक मैसेज दे रहा है, भाई भूपेंद्र को क्या चेक करना है। तो मैंने कहा नयन। तो सिस्टम कह रहा है कि नयन पैलिंड्रोम है। फिर से रन करते हैं दोस्तों, लेकिन अब की बार हम ऐसा नयन दे रहे हैं। क्या हमारा सिस्टम इसे पैलिंड्रोम कहेगा? नो। क्यों? क्योंकि टीचर ने कहा था कि हमें यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करना चाहिए, strcmpi या stricm, जो आपको पसंद हो। इसे कंपाइल कर लेते हैं और इसे रन कर लेते हैं। अब दोस्तों मैं नैन को इनपुट करता हूँ, तो सिस्टम करे कि नैन पैलिंड्रोम है। और दोस्तों हमारे एक बहुत ही अच्छी भाषा है, अब कैसे भी इनपुट करें तो सिस्टम क्या कहेगा, मलयालम क्या है, पैलिंड्रोम। ऐसी मैडम, मैडम का भी रिवर्स क्या बनता है, मैडम। चलिए अब हम एक ऐसा डेटा डालते हैं जो पैलिंड्रोम ना हो। जैसे मैं इनपुट कर रहा हूँ पूजा, तो क्या पूजा का रिवर्स पूजा बनेगा? नहीं। तो सिस्टम कहेगा कि पूजा क्या है, नॉट पैलिंड्रोम। दोस्तों कभी कभी हम प्रोग्रामिंग में सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं, कैटेगरी सेकंड ऑफ प्रोग्रामिंग। जिसे हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। तो हमें कैटेगरी सेकंड ऑफ प्रोग्रामिंग सीखनी जो है डिसीजन मेकिंग दोस्तों। Sometimes we have to perform operations based on some condition. Condition can be either true or false. दोस्तों सी में से कहते हैं वन या नॉन जीरो। बाकी जब हम जावा सीखेंगे तो जावा में ट्रू कहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या कहेंगे, वन या नॉन जीरो। तो कंडीशन कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स।
तो फॉल्स के लिए हमारे सी लैंग्वेज में क्या है, 0। सो वेन एवर वी राइट 0 इन कंडीशन, तो कंप्यूटर से क्या समझे, फॉल्स, और 1 लिखेंगे तो उसे क्या समझेगा, ट्रू भी मैं करके भी दिखाऊंगा दोस्तों को। व्हेन कंडीशन इज ट्रू, इफ पार्ट गेट एग्जीक्यूट, तो जब भी कंडीशन ट्रू होगी तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा। जैसे हमने देखा एग्जांपल में कि जब कंडीशन ट्रू थी तो दोस्तों यहाँ पे आ गया, और जब फॉल्स होती है तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होता है, एल्स पार्ट गेट एग्जीक्यूटेड। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, एल्स पार्ट इज ऑलवेज ऑप्शनल। हमने 18 सितंबर को एक प्रोग्राम सीखा था दोस्तों, जिसमें इफ तो था लेकिन कौन सा पार्ट नहीं था, एल्स पार्ट। अब प्रोग्रामिंग में सबसे महत्वपूर्ण होता है सिंटेक्स। हम सभी जानते हैं कि सिंटेक्स का मतलब होता है वे ऑफ राइटिंग। हम अच्छी प्रोग्रामिंग तभी सीख सकते हैं जब हमें क्या आता हो, सिंटेक्स। जैसे इंग्लिश ग्रामर में लिखूं मैं ही आर ए बॉय, तो मैं हमेशा मार खाऊंगा, क्योंकि सिंगल पर्सन के लिए ग्रामर में क्या लगता है, इज, तो ही इज अ बॉय इज करेक्ट। तो वैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, सिंटेक्स। अब टीचर में इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस पढ़ाया करती थी, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वैसे ही सिंटेक्सेस भी कई तरह के हो सकते हैं। तो जो पहला सिंटेक्स है वो है सिंपल इफ एल्स। ओनली सिंगल स्टेटमेंट inside if and else part। तो हम कह सकते हैं कि हमने अभी जो एग्जांपल देखा था, एग्जांपल किसका था, सिंपल इफ एल्स का, कि कंडीशन ट्रू हो तो एक ऑपरेशन परफॉर्म हो, फॉल्स हो तो दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म हो। तो दोस्तों इसका सिंटेक्स कैसा बनेगा, इफ, फिर ब्रैकेट में कंडीशन, यहाँ पे टू स्टेटमेंट्स, और यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट। अब मेरे स्टूडेंट घर में पहली बार गलती क्या करते हैं, मेरे स्टूडेंट गलती से यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। आप सभी चेक कीजिए कि आपके प्रोग्राम में यहाँ सेमीकोलन तो नहीं है। सेमीकोलन का मतलब होता है एंड ऑफ द स्टेटमेंट। गलती से अगर हमने स्टेटमेंट एंड कर दिया तो आगे वाला स्टेटमेंट वर्क ही नहीं करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे स्टेटमेंट एंड नहीं हुआ है, स्टेटमेंट कहाँ एंड हुआ है, यहाँ पे। तो यहाँ भी सेमीकोलन नहीं है और यहाँ भी सेमीकोलन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो अगर उम्र 18 या उससे अधिक है तो हम कह सकते हैं भाई आप वोट दे सकते हो, और बाई चांस मान लो की कंडीशन फॉल्स है तो हम कह सकते हैं कि आप वोट नहीं दे सकते। अच्छा यहाँ तो मैं सिंपल एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। सेकंड जो सिंटेक्स है दोस्तों ये है ब्लॉक इफ एल्स। ब्लॉक इफ एल्स स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई टू और मोर कंडीशन स्टेटमेंट्स। भाई कभी कभी हम चाहते हैं कि हम बहुत सारे स्टेटमेंट परफॉर्म करें, तो यूज कर्ली ब्रेसेस। जिससे हम मेन फंक्शन में कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, वैसे हम इफ एल्स में भी क्या लगा सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस। तो दोस्तों बस आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा दीजिए। हालांकि यहाँ मैं एक ही स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, लेकिन हाँ कर सकते हैं। यहाँ पे फिर मैं वन और मोर कर देता हूँ, यहाँ पे टू और मोर कीजिएगा, वन और मोर स्टेटमेंट। एक भी चलेगा, एक से अधिक भी चलेगा। और जब हम कंपनीज में जॉब करेंगे तो आपके जो टीम लीडर हैं, दे ऑलवेज सजेस्ट यू टू यूज दिस सिंटेक्स। सो इवन वी आर गिविंग अ सिंगल स्टेटमेंट, बट इट इज ऑलवेज बेटर यूज कर्ली ब्रेसेस। क्यों, क्योंकि हमारे टीम के मेंबर्स को समझ में आ गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, इफ, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, एल्स। अच्छा कैंपस में क्वेश्चन आता है दोस्तों जिसमें ये मिसिंग होता है, यानी ये वाला मिस कर देंगे और ये मिस कर देंगे।
अब जो स्टूडेंट आज की क्लास में नहीं है वो उसे सही कहेगा, जबकि इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इफ स्टार्ट हुआ लेकिन इफ क्लोज नहीं हुआ, ऐसे ही एल्स स्टार्ट नहीं लेकिन एल्स क्या गया क्लोज। तो कंक्लूजन निकला कि इफ की क्लोजिंग कब आएगी? एल्स के पहले। और यहाँ पे क्या आएगी? एल्स की स्टार्ट। तो कंक्लूजन निकला कि अगर आपको एक ही स्टेटमेंट देना हो तो कर्ली ब्रेसेस ऑलवेज ऑप्शनल, लेकिन अगर आपको इफ में एक या एक से अधिक स्टेटमेंट देने हो या एल्स में एक या एक से अधिक स्टेटमेंट्स देने हो, तो उस केस में व्हाट वी कैन यूज द कर्ली ब्रेसेस। सिंटेक्स थर्ड दोस्तों, जिसको हम कहते हैं मल्टीपल और लैडर इफेक्ट्स। टू टेक सेवरल डिसीजंस based on different conditions। तो कैंपस में हमसे कहा जाता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड लेडर। लैडर का मतलब तो सीढ़ियां। इट मींस नेक्स्ट कंडीशन इज evaluated दोस्तों लैडर का मतलब क्या है कि सिस्टम जो है नेक्स्ट कंडीशन कब चेक करता है? जब पिछली सभी कंडीशन फेल हो जाए, और अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आगे चेक नहीं करेगा। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमने लास्ट टाइम सीखा था दोस्तों। हमने कंप्यूटर से पूछा था कि क्या कंप्यूटर को अल्फाबेट है क्या? तो जैसे मैंने कैपिटल ए प्रेस किया था तो सिस्टम ने कहा भाई वो तो अल्फाबेट है, क्या और आगे चेक हो क्या? नहीं। लेकिन बाद में 9 प्रेस किया था, क्या 9 अल्फाबेट है? नहीं। तो पहली सीढ़ी फेल हो गई। अब पहली सीढ़ी फेल हो गई तो सिस्टम सेकंड सीढ़ी पे आ गया, हाँ कि वो अल्फाबेट है। लेकिन बाद में स्पेस प्रेस किया था दोस्तों, तो स्पेस के केस में क्या हुआ कि ये वाली सीढ़ी भी फेल हो गई, ये सीढ़ी भी फेल हो गई, तो टेक्निकली वो किस सीढ़ी में आया? इस तो कंक्लूजन निकला कि नेक्स्ट कंडीशन तभी चेक होगी जब पिछली सभी कंडीशंस क्या हो जाए? फेल हो जाए। और जैसे ही कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आगे कंडीशंस इवैल्यूएटेड नहीं होंगी। अब देखिए इसका सिंटेक्स क्या था। इफ कंडीशन 1 तो ट्रू स्टेटमेंट 1, एल्स इफ कंडीशन 2। तो देखिए अब तक मैं केवल एल्स लिखता था, लेकिन यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? एल्स इफ कंडीशन 2 तो ट्रू स्टेटमेंट 2, एल्स इफ कंडीशन 3 या कंडीशन एन लिख सकता हूँ, वी कैन हैव एन नंबर ऑफ स्टेट कंडीशंस, तो ट्रू स्टेटमेंट एन, एल्स स्टेटमेंट एन प्लस। भाई हम जानते हैं कि जितनी कंडीशन उतने स्टेटमेंट, अगर उतने स्टेटमेंट से कोई भी स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं तो टेक्निकली वो किस स्टेटमेंट पे जाएगा? एन प्लस वन। फिर से इसका एग्जाम्पल देखा जाए, हमने यूजर से एक मंथ पूछा, क्या मंथ एग्जैक्टली 1 है? अगर हाँ तो हम कह सकते हैं कि हम जनवरी में बैठे हुए हैं। क्या मंथ 2 है? अगर 1 नहीं तो क्या वो 2 है? क्या अगर 2 है तो डेफिनेटली हम कहाँ बैठे हैं? फैब में। हालांकि ऐसे 12 कंडीशंस आनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट में जल्दी से आगे बढ़ जाता हूँ। आपको घर में 3, 4, 5 अप टू 11 तक बनाएंगे, मैं डायरेक्टली 12 पे आ जाता हूँ। तो अगर हम 12th वन में तो हम टेक्निकली कहाँ पे हैं? दिसंबर। लेकिन अगर पूरी की पूरी 12 सीटें हम चढ़ जाए लेकिन कंडीशन मैच ना हो, तो हम कह सकते हैं कि टेक्निकली में क्या इनपुट किया है? इनवैलिड मंथ। जैसे कोई मंथ नंबर 13 दे दे तो मंथ नंबर 13 तो होता ही नहीं दोस्तों, तो उस केस में क्या आ जाएगा? इनवैलिड मंथ।
तो कंक्लूजन निकला कि कभी कभी में ट्रू फॉल्स नहीं, बल्कि हमें फॉल्स पे भी कंडीशन देनी पड़ती है। तो तब हम क्या यूज करते हैं, मल्टीपल और लैडर इफेक्ट्स। अब दोस्तों हम यहाँ पे लैडर को बेहतर समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल से। हमने सिस्टम से पूछा कि क्या मंथ 1 है क्या, अगर हाँ तो सिंपली जनवरी। अब आगे चेक नहीं होगा, क्यों? हमने लिखा था कि अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आगे की कंडीशन चेक नहीं होगी, तो सिंपली जनवरी कह के बाहर आ जाएगा। लेकिन मान लो कि मैंने 1 इनपुट नहीं किया, तो क्या मैंने 2 इनपुट किया, अब 2 ही चीज़ों किया, तो हाँ या ना? अगर हाँ तो सीडी पे रहेगा, कहेगा फैब और आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन बाय चांस ये भी फेल हो गया तो ही वो नेक्स्ट सीडी पे जाएगा। तो नेक्स्ट सीडी कब चेक होगी, जब पिछली सभी कंडीशन क्या हो जाए, फेल हो जाए। तो एल्स इफ का मतलब ये होता है कि कंडीशन के फेल होने पे ये काम करना है। और अगर अंतिम कंडीशन भी फेल हो जाए तो टेक्निकली वो कहाँ जाएगा, इनवैलिड मंथ पे। तो टोटल 12 महीने होते हैं। तो ये कौन सा स्टेटमेंट लगा, 13th स्टेटमेंट। तो टेक्निकली n नंबर ऑफ कंडीशंस थी, लेकिन स्टेटमेंट कितने थे, n+1। क्योंकि जब सभी कंडीशन फिल हो जाएंगी तो अंत में जो बचेगा वो प्रिंट हो जाएगा। सिंटेक्स 4, जिससे हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स, स्पेसिफाइंग if else within another if else statement। तो स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट, तो उसको हम क्या कहेंगे, नेस्टेड इफ एल्स। जैसे इफ कंडीशन 1 कर्ली ब्रेसेस, फिर से कंडीशन, इफ कंडीशन 2, तो स्टेटमेंट 1 एल्स फॉल्स स्टेटमेंट। तो जहां कंडीशन के अंदर कंडीशन आ जाए दोस्तों, उसे हम क्या कहेंगे, नेस्टेड इफ एल्स। अब सेम ऐसे एल्स के साथ होगा। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। जैसे इसका एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छा एग्जांपल सीखने वाले हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर, जो कैंपस में भी काम आएगा। ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। तो पहले हम ए और बी का मुकाबला करवाएंगे। क्या ए आप बी से बड़े हो, तो ए ने कहा हाँ मैं बड़ा हूं। तो कंपटीशन से कौन बाहर हो गया दोस्तों, अगर ए बड़ा है तो बी। तो बचा कौन है मुकाबले में, ए और सी। क्या ए आप सी से बड़े हो, यस। तो टेक्निकली मुकाबले में बचा केवल कौन, केवल ए बचा। लेकिन बाय चांस अगर ए हार गया सी से, तो टेक्निकली कौन बचा, भाई सिंपल सी बात है, मुकाबला ए और बी सी में चल रहा था, या तो ए जीतेगा या सी जीतेगा। तो कंक्लूजन निकला कि पहले में ए और बी का मुकाबला करवाया, ए जीत गया। तो मुकाबला किस में हुआ, ए और सी में। अगर ए फिर से जीते तो टेक्निकली ए ही जीता, क्यों, क्योंकि ए ऑलरेडी बी से जीत चुका है। लेकिन अगर यहाँ ए हार गया तो टेक्निकली जीतेगा कौन, सी। अच्छा ये तो कब चला, जब ए बड़ा था बी से। ऐसा भी सोच सकते हैं कि बी ए से बड़ा था, तो उस किस में कहा जाते, एल्स में। तो कौन कंपटीशन से बाहर हो जाता, ए। तो बचते कौन, केवल बी और सी। क्या बी आप सी से बड़े हो, उसने कहा हाँ। तो टेक्निकली कौन सबसे बड़ा, बी। लेकिन अगर यहाँ पे बी हार जाए तो टेक्निकली कौन बड़ा दोस्तों, सी, क्योंकि कॉम्पिटिशन में केवल सी ही बचा हुआ है। चलिए इसको अब हम मार्किंग से समझे तो और बेहतर समझ पाएंगे। कंप्यूटर पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो यहां आ जाएगा, और बाय चांस अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहां आ जाएगा। तो टेक्निकली वो यहां कब आया, जब कंडीशन ट्रू हो गई। अच्छा फिर से एक कंडीशन है, तो सिस्टम अब इसे चेक करेगा कि क्या ये ट्रू है, कि अगर हाँ तो यहाँ आ जाएगा, और बाय चांस अगर ये फॉल्स हो गया तो यहाँ आ जाएगा। तो कंडीशन के अंदर कंडीशन है, जबकि लैडर की खराबी क्या थी कि लैडर में अगर एक कंडीशन चेक होगी तो आगे चेक होता ही नहीं था। जबकि यहाँ पे क्या, एक कंडीशन चेक होने के बाद एक और नई कंडीशन। जैसे हम कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, जैसे आर्मी की एग्जाम्स, तो पहले रनिंग होती है दोस्तों, क्या आप इतना 10 किलोमीटर दौड़ पाओगे कि नहीं। मान लो कि मैं 10 किलोमीटर पर्टिकुलर टाइम में दौड़ गया, तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया, मुझे कहाँ करना पड़ेगा, सेकेंड राउंड को फेस करना होगा।
तो सेकंड राउंड में कौन पहुंचे? जिन्होंने फर्स्ट राउंड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। लेकिन बाय चांस दोस्तों कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर से कंप्यूटर चेक करता है, कंप्यूटर चेक करता है कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्तों को सिर्फ फिगर वाइज बेहतर समझ में आ रहा है कि कब सिस्टम कहाँ जाएगा। तो अब हम सिंपलीफाइज का पहला एग्जांपल सीखना चाहेंगे कि गिवन नंबर जो है वो इवन है कि ऑड है। तो देखिए कैसे से अचीव करना है दोस्तों। सबसे पहले हम यूजर से एक नंबर पूछने वाले हैं। तो हमने स्टार्ट किया और यूजर से कहा एक नंबर इनपुट कीजिए। हम जानते हैं कि डिसीजन मेकिंग करने के लिए पैलोग्राम का यूज होता है, सॉरी रोम्बस का यूज होता है। और हमें हिंट दी गई कि रिमाइंडर चेक करने के लिए कौन सा ऑपरेटर है? परसेंट। तो क्या n% एग्जैक्टली जीरो है? इससे हम कहते हैं एग्जैक्टली इक्वल। या कंपैरिजन। तो जब भी कंपैरिजन करना हो तो दोस्तों डबल इक्वल टू यूज होता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर दिया गया वो नंबर क्या है? इवन नंबर। भाई क्योंकि इवन नंबर की खासियत है कि वो डिविजिबल बाय 2 होता है। ऐसे अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो सिस्टम कहेगा कि जो नंबर हमने इनपुट किया वो क्या है? ऑड नंबर है। तो या तो कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन फॉल्स होगी। और लास्ट में स्टॉप। अब जब हम इसे रन करेंगे तो पहली बार हम इनपुट करेंगे 13। अब दोस्तों 13 को आप 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 6 12। हमने पढ़ा था कि इंटीजर अपॉन इंटीजर इंटीजर आता है, तो टेक्निकली रिमाइंडर क्या बचा? 1। इसे कहते हैं कोशेंट। तो कोशेंट भले 6 बचा है लेकिन रिमाइंडर वैल्यू क्या है? 1। कभी भी पॉइंट्स पे आंसर नहीं आएगा क्योंकि इंटीजर अपॉन इंटीजर ऑलवेज इंटीजर। अच्छा सेकंड टाइम जब मैं रन करूंगा तो दोस्तों मैं इनपुट करूंगा 8। अब हम 8 को डिवाइड करें 2 से तो 2 4 जा 8। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो कंक्लूजन निकला कि जितने भी इवन नंबर्स होते हैं उनमें रिमाइंडर क्या बचता है? हमेशा 0। अब क्योंकि सभी को प्रोग्राम लिखने आ गया है तो मैं समय बचाने के लिए केवल कौन सा सीख रहा हूँ? इनसाइड में सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन, क्योंकि हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज में वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है। अब हम यूजर को एक मैसेज दे रहे हैं, एंटर अ नंबर। और हम सभी ने सीखा था कि इंटीजर के लिए क्या आता है? परसेंट डी। और मेरे दोस्त अगर फर्स्ट या सेकंड क्लास रिवाइज करेंगे तो हमने सीखा था हाउ टू यूज स्कैनफ। तब हमने वेरिएबल ए यूज किया था, बस अब हमने वेरिएबल ए की जगह क्या कर दिया? वेरिएबल एन कर दिया है। अच्छा अब हमें सिंटेक्स सिखाया था, इफ कंडीशन तो ट्रू स्टेटमेंट, नहीं तो फिर क्या? फॉल्स स्टेटमेंट। तो दोस्तों मैं स्टूडेंट हूँ, हमेशा मैं सिंटेक्स को माइंड में लाता हूँ। तो सिंटेक्स में टीचर ने कहा था कि कंडीशन यहाँ पे थी, फिर ट्रू फिर फॉल्स। तो टेक्निकली कंडीशन में क्या पढ़ाई गई है? n% एग्जैक्टली इक्वल टू 0। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पे सिंपली क्या कर देता हूँ? n% एग्जैक्टली इक्वल टू 0। अच्छा घर में क्या करेंगे? n% एग्जैक्टली इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, तो यही प्रोग्राम लीप ईयर के लिए बन सकता है। ऐसे दोस्तों हम इसकी जगह कर सकते थे क्या? n ग्रेटर देन 18 तो यू कैन वोट। भाई हम जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में अगर हमारे ऊपर 18 उससे अधिक हो तो हम कह सकते हैं वोट।
तो टेक्निकली यही प्रोग्राम से 3 प्रोग्राम बन सकते हैं। अगर हम %2 लिखे तो इवन आउट का प्रोग्राम बन जाएगा, %4 लिखे तो लीप ईयर का प्रोग्राम, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर 4 साल में लीप ईयर आता है। और अगर हम यहाँ पे क्या लिख दें कि क्या नंबर 18 या उससे अधिक है क्या, तो उस केस में क्या कह सकते हैं कि हमने जो नंबर इनपुट किया वो वोट देने के लायक है। अच्छा, यहाँ पे मैसेज चेंज हो जाएगा, आएगा एंटर योर एज, तो मैसेज आप चेंज कर सकते हैं, या फिर एंटर ईयर। तो टेक्निकली मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप मैसेज चेंज कर सकते हो। अच्छा, ट्रू स्टेटमेंट, तो हम जानते हैं कि जब भी नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए तो हम कह सकते हैं वो क्या है, %d इज इवन नंबर। अब %d प्रिंट नहीं होगा, बल्कि उसके लिए क्या प्रिंट होगा, जो वैल्यू ने इनपुट की। नहीं तो कह सकते कि वो कैसा नंबर है दोस्तों, ऑड नंबर। अब इसे हम रन करना चाहेंगे, तो इसको हमने कॉपी किया, और हम जानते हैं कि हर प्रोग्राम मेन के अंदर लिखा जाता है। तो बस हमें इस पोर्शन को यहाँ से हटाना होगा, और यहाँ पे नया लॉजिक इंट्रोड्यूस करना होगा। राइट क्लिक किया, कहा इसे फॉर्मेट कर दीजिए, सब सिस्टमेटिक अरेंज हो गया। इसे हमने कंपाइल किया और इसे रन किया। जैसे कि हमने प्लान किया था कि पहले हम 13 इनपुट करेंगे, तो सिस्टम कह रहा है कि 13 कैसा नंबर है, ऑड नंबर। हालांकि मैं सिंपली लिख सकता था ऑड नंबर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूजर ने जो इनपुट किया वो भी प्रिंट हो, तो प्रिंट हो रहा है % की जगह 13 इज ऑड नंबर। अच्छा, फिर हम इसे रन करते हैं, और हमने कहा 8, तो सिस्टम कह रहा है कि 8 कैसा नंबर है, इवन नंबर। तो सो हमने 14 सितंबर को आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे जिनका आपको आंसर फाइंड करना था। मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को आपको कहाँ ट्राई करना है, मेन में। तो इसका आपको आंसर मिला होगा 4.18666 1 2 3 4 5 और फिर 7। इससे हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ प्रॉब्लम। कारण कि ये क्वेश्चन इनफिनिटी 666 तक जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे जो परसेंट एफ और परसेंट एल एफ बाय डिफॉल्ट 6 प्लेसेस शो करता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 6 प्लेसेस शो करता है। तो हमने स्कूल में पढ़ा था कि नंबर 5 या उससे अधिक हो तो राउंड ऑफ होकर नेक्स्ट वैल्यू हो जाता है। तो टेक्निकली 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यू राउंड ऑफ क्या हो जाएगी, 7। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हमारे नासा के वैज्ञानिक कोई रॉकेट लॉन्च कर रहे हो तो ये छोटी सी भी वैल्यू भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। जैसे कई बार हमारे सैटेलाइट्स फेल हो जाते हैं क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं, तो दिस इज राउंडिंग ऑफ प्रॉब्लम। अच्छा, ये तो आपको पता ही है दोस्तों, कंपाइल टाइम एरर, सीटी का मतलब है कंपाइल टाइम एरर। क्यों, पॉइंट 1,2 सी पॉइंट 1,2 लिखा है कि कैरेक्टर में केवल सिंगल लेटर चलता है, जबकि यहाँ पे बहुत सारे लेटर्स हैं। साथ साथ कैरेक्टर में सिंगल कोड यूज होता है, जबकि यहाँ पर हमने किया उसके डबल कोड, जिस कारण से ये टेक्निकली सही नहीं है। अच्छा, इसकी बात करें, इसमें भी कंपाइल टाइम एरर। क्यों दोस्तों, 0.1, क्योंकि 0.1 कहती है कि कैरेक्टर में केवल कितने लेटर चले जाएंगे, सिंगल लेटर, जबकि यहाँ पे क्या है, मल्टीपल लेटर्स। अच्छा, ये भी गलत है मेरे दोस्तों, इसमें भी कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा। क्यों, पॉइंट नंबर सेकंड, कि यहाँ पे यूज होना चाहिए था सिंगल कोड, लेकिन टीचर ने लगाया क्या है, डबल कोड। नाउ दिस इज ओके, C इक्वल टू F। क्यों, क्योंकि हम %C प्रिंट नहीं करवा रहे हैं, हम सिस्टम से रिक्वेस्ट करें कि सिस्टम C की वैल्यू प्रिंट हो। तो C की वैल्यू क्या है, मैंने क्वेश्चन दिया था हाउ वी कैन प्रिंट %D एंड /n यूजिंग printf।
जो कि मेरे चैनल पे भी अवेलेबल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्तों चैनल पे आप देखते हो इससे, तो इसका आंसर था ये प्रिंट एफ परसेंट डी। परसेंट गिव्स परसेंट। तो जब भी हमें परसेंट ही प्रिंट करो तो 2 बार परसेंट लिखेंगे, क्योंकि परसेंट क्या देता है, परसेंट। ऐसे मेरे दोस्तों अगर आपको स्लैश इन प्रिंट करना है तो लिखेंगे प्रिंट एफ स्लैश एन, क्योंकि जो स्लैश है गिव्स सिंगल स्लैश। मैंने अपने दोस्तों को होमवर्क भी दिया था कि भाई आप लोगों को समय निकाल के मेरे चैनल पे क्या देखने हैं, एस्केप सीक्वेंसेस। अब हम देखें ये आंसर, तो ये आंसर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है 10, 12 और 8। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि एक बार हम डेसिमल में शो करना चाहते हैं, एक बार ऑक्टल और एक बार हेक्साडेसिमल। तो ये आंसर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ही ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर आएगा a = 65। क्यों दोस्तों? क्योंकि पहले कैरेक्टर शो होगा और फिर उस कैरेक्टर की क्या शो होगी, आस्क की वैल्यू। अब अंतिम क्वेश्चन बचा है दोस्तों, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हम जानते कि जब भी कोई नंबर ऐसे लिखा जाए तो डेसिमल नंबर कहलाता है, तो वो डेसिमल नंबर है। जब कोई ऐसे लिखा जाए तो ऑक्टल नंबर कहलाता है। तो 8 का पावर चलता है, तो 8 का पावर 0, 8 का पावर 1। तो इसका आंसर था 8, क्योंकि 8 की पावर 1 पे 1 है। और हम इसका आंसर क्या बनाता दोस्तों, 16। तो ये आंसर भी हम डिस्कस कर चुके थे। अंत में क्वेश्चन बचा था रेंज का। मैंने आपको सिखा था कि 127 + 1 कितना आता है। तो 127 + 1 से रेंज ओवरफ्लो हो गया था, जिसका आंसर क्या आया था, -128। लेकिन दोस्तों फिर मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन दिया था उल्टा। मैंने आपसे कहा था कि रेंज अंडरफ्लो ट्राई करना, जैसे 128 में से 1 और माइनस कर देना, तो उसका आंसर क्या आएगा, तो आएगा क्या, 127। तो फॉर्मूला क्या हुआ, इसका फॉर्मूला हुआ -128 - x = 127 - x - 1। जैसे हम यहाँ पे लिखे -1, तो टेक्निकली ये कहाँ पहुंच जाएगा, 127 पे। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं -2, तो टेक्निकली ये कहाँ पहुंच जाता, ये कहाँ पहुंचा था दोस्तों, 126 पे। तो टेक्निकली फॉर्मूला क्या हुआ, 128 - x = 127 - x - 1।